हेलो एवरीवन। अरे हेलो एवरीवन, आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स थॉट से रिलेटेड। मैं आपको इसका प्लेलिस्ट बना के दूंगी जिसमें इकोनॉमिक थॉट्स से जितने भी इकोनॉमिस्ट रिलेटेड हैं उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मर्केंटिलिज्म के बारे में, जिससे हमारा इकोनॉमिक थॉट्स स्टार्ट होता है। पहले तो हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये मर्केंटिलिज्म क्या थे और कितने राइटर्स इनके हुए और कैसे हुए। तो सबसे पहले क्या है, डोमिनेटेड वेस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक थॉट एंड पॉलिसी फ्रॉम द 16th एंड लेट 18th सेंचुरी। अगर हम डोमिनेशन देखें, वो भी किसका, वेस्टर्न यूरोप का, लास्ट 16th और 18th सेंचुरी तक। तो ये मेनली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे मर्केंटिलिज्म से। इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे बुलियनिज्म एंड कैमरलिज्म। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मर्केंटिलिस्ट राइटर्स थे, वो थे सर विलियम पेटी, इनका टाइम फ्रेम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, थॉमस मून, डेविड ह्यूम एंड रिचर्ड कैंटिलन। इनका हम नाम अक्सर पढ़ते हैं, रिचर्ड कैंटिलन का। तो ये सारे रिलेटेड हैं मर्केंटिलिज्म से। अब हम देखते हैं इनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, कैसे थे, अब कैसे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे इसके राइज के। पहला है इकोनॉमिक चेंजेस, यानी कि डिक्लाइन द फ्यूडलिज्म, जैसे फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ, रिप्लेसमेंट बाय द कमर्शियल कैपिटलिज्म। फ्यूडलिज्म के बाद कमर्शियल कैपिटलिज्म आ गया। जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंज होती जाती है तो अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। तो उसी तरह से इसका एक इकोनॉमिक चेंज फैक्टर है जिसकी वजह से ये मर्केंटिलिज्म आया इकोनॉमी में। फिर पॉलिटिकल चेंज, हमारी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस से ही नहीं होती है अफेक्ट, पॉलिटिकल चेंजेस से भी होती है। जैसे कि ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू नेशनलिज्म, द किंग हैड नो सिग्निफिकेंट रोल अदर दैन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड लीड अ लग्जूरियस लाइफ। ट्रेडर्स स्टार्ट लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी एट द सेंटर, यानी कि जैसे पॉलिटिकल चेंज होता है, अगर हम फ्यूडलिज्म टू नेशनलिज्म जाए तो किंग के पास और कोई रोल ही नहीं होता है, क्योंकि नेशनलिज्म में सारे रोल्स अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो किंग के पास क्या होता था, सिर्फ वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था और अपनी लाइफ को बहुत लग्जूरियस तरीके से जी सकता था। तो फिर ट्रेडर्स ने क्या देखा, उन्होंने अब देखा कि अब भी किंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना चाहिए सेंटर के ऊपर। तो ये भी एक फैक्टर था इनका मर्केंटिलिज्म का राइज होने का। तीसरा है रिलीजियस चेंजेस। उस टाइम वेस्टर्न यूरोप में बहुत सारे रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स ऑफ द मार्टिन लूथर, रोम कैथोलिक चर्च वाज बिगिन चैलेंज्ड बाय अ प्रोटेस्टेंटिज्म, यानी कि उस टाइम बहुत सारे रिलीजियस चेंज भी हुए थे वेस्टर्न कंट्री यूरोप में, जिसमें ये रोमन कैथोलिक चर्च एक बहुत सारा रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी चला था मार्टिन लूथर द्वारा। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों मर्केंटिलिज्म सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना उस टाइम, उसके थॉट्स क्यों इतने पॉपुलर हुए। फिर कल्चरल चेंजेस भी हुए, जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए, लर्निंग अगेंस्ट द मेडिवलिज्म। तो ये बहुत सारे, ये प्रोटेक्शनिज्म, मेडिवलिज्म, इनके ये भी एक बड़ा टर्म है, लेकिन आज हम मर्केंटिलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, रिलीजियस चेंज, कल्चरल चेंज एंड डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस भी हुए बहुत सारे, जैसे कि मरीन्स, कंपास, कोलंबस डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, इन्वेंशंस ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। ये लेट 16 to 18 सेंचुरी में ये सारी चीज़ें हुई थी, तो जिसकी वजह से मर्केंटिलिज्म बहुत जल्दी ही राइज हुआ उस टाइम। और मेन आइडिया उनका क्या था, जो 5 एस्पेक्ट्स थे मर्केंटिलिज्म के, वो क्या क्या थे, जैसे कि एज अ प्रोटेक्शनिस्ट एंड अ मॉनेटरी सिस्टम, उसके बाद ट्रेड करना, कमर्शियल पॉलिसीज़ को बनाना, प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, वेज, मनी एंड वैल्यू। दीज आर द मेन आइडिया अबाउट फ्रॉम द मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म को हिंदी में हम वाणिज्यवाद बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं मर्केंटिलिज्म की।
The economic theory of mercantilism was the work of secular people, mostly merchant business, who were privately engaged in selling and buying goods. तो बेसिकली जो ये theories arise हुई वो एक mercantilism, देखिए ये mercantilism का नाम कैसे पड़ा, ये मर्चेंट और उसके बाद मर्चेंट की थॉट्स एक मैच हुई बहुत सारे मर्चेंट बिजनेस जो कि प्राइवेटली एंगेज थे सेलिंग और बाइंग में, इनके ही थॉट्स को मर्केंटलिज्म कहा जाता है, वाणिज्यवाद कहा जाता है. द वेरियस राइटर बिटवीन द 1500 एंड 1750 हेल्ड वेरी डाइवर्स व्यू. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज अबाउट द रिजल्टिंग लिटरेचर. तो अगर हम एक नॉर्मल कंक्लूजन पे आए तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि उस टाइम बहुत सारे राइटर्स हुए थे जिनके बहुत सारे अलग अलग थॉट्स थे. दूसरा है मर्केंटलिज्म was a reaction to a problem of that time. यानी कि उस टाइम 16 और 17th और 18th सेंचुरी के टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हुए थे मार्केट में, जिस मर्केंटलिज्म उसको एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था. इन द पीरियड ऑफ अ डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, और जब जैसे जैसे फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन शुरू हुआ, the rise of the national state, they tried to determine the best policy for promoting power and wealth of the nation. तो फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन के बाद इन्होंने पूरी तरह से ये अपना डोमिनेंस शो करने लगे और ये चाहते थे ऐसी पॉलिसी आए जिसे पावर एंड वेल्थ जनरेट हो सके हमारे नेशन के लिए. ये क्या एज्यूम करते थे, दे एज्यूम द टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड एज अ कांस्टेंट. ये एज्यूम करते थे कि पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है ये वो कांस्टेंट है, एंड कंक्लूडिंग दैट एनी इंक्रीज इन अ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ वन नेशन इनकर्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर नेशन. यानी कि जो कुछ भी पावर या वेल्थ एक नेशन से इंक्रीज होती है वो दूसरे के एक्सपेंसेस की वजह से वो होती हैं, जिसकी वजह से इंस्टेंट ऑफ द नोशन ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड अ कंट्री शुड इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इम्पोर्ट. उस टाइम मर्केंटलिज्म सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस करते थे. मैं बाद में आपको बताऊंगी कि उनका डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण ये पार्ट रहा है कि वो बैलेंस ऑफ ट्रेड की जगह सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहते थे और इंपोर्ट को डिस्करेज करते थे बाय मीन्स ऑफ टैरिफ, कोटाज, सब्सिडीज, टैक्सेस एंड लाइक. इन ऑर्डर टू अचीव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर टू स्टिमुलेट डोमेस्टिक इकोनॉमी. अगर कोई भी कंट्री अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड चाहती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा बस. बट उस टाइम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था. मर्केंटलिज्म ने पूरे ट्रेड पे अपना अधिकार जमा के रखा था और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को प्रमोट करते थे, इंपोर्ट को डिस्करेज करते थे बहुत सारे ट्रैफिक, कोटा, सब्सिडीज ये सब लगा के. अर्ली मर्केंटलिस्ट रिकमेंडेड दैट द एक्सपोर्ट ऑफ बुलियंस जो स्टार्टिंग के मर्केंटलिस्ट थे उन्होंने सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ बुलियंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया. बाय रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब बाद में ये बंद हो गया. लेटर राइटर सजेस्टेड दैट एक्सपोर्टिंग बुलियंस माइट लीड to an improvement in overall trade balance if the bullions were used to purchase raw materials for the export goods. तो बाद में इसको देखा गया कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बुलियंस तो ओवरऑल ट्रेड बैलेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा और बुलियंस जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उस टाइम रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट वगैरह को खरीदने के लिए. मर्केंटलिज्म थ्योरी कंसर्न मनी, मतलब बहुत ज़्यादा इनका कंसर्न था मनी से. मर्केंटलिस्ट लिटरेचर इज द इविक्शंस दैट monetary factors, money supply rather than the real factors such as quantity of labor, capital, goods are the chief determinants of the economic activities. यानी कि उस टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सबसे इम्पॉर्टेंट क्या थे, मनी सप्लाई और मॉनेटरी फैक्टर्स ही थे, जहाँ लेबर, कैपिटल ये सब के कंपैरिजन में ये सब ज़्यादा था. तो मनी को वो ज़्यादा कंसर्न करते थे. और मर्केंटलिस्ट राइटर जो इकोनॉमिक वो क्या सोचते थे कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्योरली साइंटिफिक नॉट अ मोरल एनालिसिस, यानी कि उनके लिए कोई मोरल एनालिसिस की वैल्यू नहीं थी, वो पूरे तरह से साइंटिफिक तरीके से काम करते थे. दे स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस. वो इकोनॉमी को सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट समझते थे. एंड दे रियलाइज दैट द लॉ ऑफ इकोनॉमी कुड बी डिस्कवर्ड बाय द सेम मेथड दैट आर रिवील्ड द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड अदर साइंस. वो
इकोनॉमी को कभी उन्होंने ऐसा ट्रीट ही नहीं किया कि वो साइंस से अलग है, उन्होंने उसको एक साइंस की तरह ही ट्रीट किया। जबकि हम आज के इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन उस टाइम मर्केंटलिस्ट एक साइंस की तरीके से उसको ट्रीट करते थे कि जैसे फिज़िक्स के लॉज हैं या अदर साइंस के लॉज हैं, वो ही इकोनॉमिक्स के लिए भी वही अप्लाइड होते हैं। तो दिस वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन दिस इकोनॉमिक थ्योरी। तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट थे मर्केंटिलिज्म के थ्योरी के लिए, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम पढ़ते हैं कि उनका एनालिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या था इकोनॉमिक थ्योरी में। तो सबसे पहला उनका था कि कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। मर्केंटिलिज्म जो थे वो बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म को फॉलो करते थे, यानी कि मर्केंटिलिज्म नेशन के स्ट्रेंथ को और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे। द बिल्डिंग अप, जैसे कि नेशनल स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी, तो मर्केंटिलिज्म ये बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज करते थे। The building up of a nation state was put in the forefront. Monetary and other economic devices were regarded merely as an instrument to make a state strong. यानी कि अपने स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जो जो चीज़ें करते थे, अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया, फॉर प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक ट्रेड, फॉर एक्सपेंडिंग द फॉरेन मार्केट, अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम टू एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द मर्केंटिलिस्ट। यानी कि मर्केंटिलिस्ट डॉक्ट्रिन में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एकदम स्ट्रॉन्ग रहना, और वो प्रोटेक्ट करते थे डोमेस्टिक ट्रेड को, जिसकी वजह से उनके पास इतने पैसे आ जाएं कि वो कुछ भी कर सके। वो अपने स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी ट्रेड करते थे, और ट्रेड में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। मर्केंटिलिस्ट मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहते हैं तो मर्केंटिलिस्ट का कंसेप्ट हम ले सकते हैं। अब इनका नेशनलिज्म का था, उसके साथ साथ वो इम्पोर्टेंस देते थे ट्रेजर्स पे, यानी कि जितना खजाना गोल्ड के रूप में उन्हें मिल जाए वो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। टू द मर्केंटिलिस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज कंट्रीज डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ऑफ वेल्थ। यानी कि जिसके पास जितना वेल्थ होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ये सोच के वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे ट्रेजर्स पे, कि जितना उनके पास खजाना होगा। तो बाई वेल्थ दे मीन्स ए स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल। और वेल्थ का मतलब वो क्या समझते थे कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल उनके पास होना चाहिए। और उस टाइम जो स्लोगन उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, गोल्ड मोर गोल्ड, वेल्थ मोर वेल्थ। यानी कि जितना से ज़्यादा हम प्रीशियस मेटल को अपनी कंट्री में रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम वेल्दी होंगे और उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री प्रॉस्पेरस होगी। तो ये इनका दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। तीसरा था फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि वो फॉरेन ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड, पहली बात तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड की चिंता ही नहीं करते थे, वो कंसीडर करते थे फॉरेन ट्रेड एज अ ओनली सोर्स ऑफ एक्वायरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वो बस मानते थे कि फॉरेन ट्रेड से ही हम गोल्ड एंड सिल्वर को एक्वायर कर पाएंगे, और दे बिलीव दैट ट्रेजर गेन्ड बाय द बैलेंस ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड रिमेन इन द किंगडम। अगर हम देखें उस टाइम तो हमारी कंट्री से गोल्ड और सिल्वर मेटल ही कहाँ गायब हो गए। अगर हम सोचें तो उस टाइम जब 16-17 सेंचुरी के टाइम जब अलग अलग कॉलोनीज बनने लगी ब्रिटेन के, उनकी वेस्टर्न यूरोप के ज़्यादा लोग अलग अलग देशों में जाने लगे, तो वो क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल्स हमारे खरीद के और अपने यहाँ बना के और बहुत ही महंगे दामों पे हमारे देश में ही आके फिर से बेचते थे। यही इनकी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर सके, और इस तरह से वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एक्सपोर्ट अ कंट्री मस्ट रिसीव अ पेमेंट इन फॉर्म ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब उस टाइम क्या था, बुलियंस ही चलता था, यानी कि सप्लाई ऑफ बुलियंस, हम सिल्वर गोल्ड इन सब में ज़्यादा लेन देन होता था, तो वो इस पे ज़्यादा जोर देते थे कि हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारे पास मेटल्स और प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर हमारे पास आएंगे, और जितना गोल्ड सिल्वर हमारे पास होंगे उतना ही उनका नेशन वेल्दी होगा। वो करते थे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। यानी कि वो ऐसा चाहते थे कि उनके ही फेवर में हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड रहे, जिससे वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम करें।
उसके बाद इंडस्ट्री एंड कमर्शियल रेगुलेशंस, उन्होंने जो भी अपने इंडस्ट्री और रेगुलेशन बनाए थे, जैसे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आउटपुट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी द मर्केंटिलिस्ट सजेस्ट द फॉलोइंग मेथड्स। अगर मर्केंटिलिस्ट अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए ये मेथड्स को फॉलो करते थे, जैसे पहला है लैंड रिसोर्सेज में बी फुलफिल्ड यूटिलाइज एंड फॉलो लैंड्स में बी बॉट अंडर द कल्टिवेशंस, यानी कि जो भी लैंड रिसोर्सेज उनके पास थे वो उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करते थे। इनका ये एक सजेशन था अपने आउटपुट को बढ़ाने का। दूसरा था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट unemployed human resources can be utilized for increasing production of goods meant for the export, यानी कि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट की जा सके, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूमन भी हैं उनका भी हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन में उनका भी हम यूटिलाइज कर सके प्रोडक्शन को बढ़ाने में गुड्स के, ताकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तीसरा उनकी स्ट्रैटेजी थी बेटर मेथड एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस, वो कैसे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस को अच्छा करें, तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस द प्रोडक्शन प्रोसेस, उन्होंने अच्छा खासा प्रोडक्शन प्रोसेस को भी बनाया। चौथा है उनका इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट द मर्केंटलिस्ट एडवोकेटेड अ सिस्टम ऑफ लो वेजेस लेवल। वो एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज करते थे, उसके साथ साथ उन्होंने लोगों को कम वेजेस पे रखना स्टार्ट किया ताकि उनके पास और वेल्थ जनरेट हो सके। कॉलोनीज कैन बी यूटिलाइज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू द मदर कंट्री, और सबसे बड़ा उनका स्ट्रैटेजी थी इंडस्ट्री को बढ़ाने की, कि अलग अलग देशों में उन कैसे वो कॉलोनीज़ बनाएं और वहाँ से एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल को जनरेट कर सके और उन रॉ मटेरियल को अपने देशों में लाके उसको फर्निश्ड गुड को में बना के और उन्हीं देशों में फिर से ले जाके बेच सके। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी और इस पे इन लोगों ने काम किया और बहुत ज़्यादा वेल्थ को भी जनरेट किया। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या था इनका? अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू स्टेट एज अ सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट आर एसेंशियल फॉर द अटैचमेंट ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। देयर वाज नथिंग द गवर्नमेंट माइट नॉट डू। तो उस टाइम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो उनका पूरा ग्रेट इंपॉर्टेंस था सेंटर का, स्टेट का, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, कि कैसे उनको रेगुलेट करना है, गवर्नमेंट के क्या क्या कैसे कैसे ट्रेड को बढ़ाने का मोस्टली ये लोग सारी चीज़ें कर लेते थे। और आइडिया ऑन मनी उनका क्या था? द थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ मर्केंटिलिज्म मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द थ्री प्रीपोजिशंस। अब इनका अलग अलग तरह से मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड है, जैसे कि वेल्थ कंसिस्ट इन मनी। पहले तो वेल्थ इनका मनी में जनरेट हो। दूसरा, मनी वॉज नॉट बी एक्यूमुलेटेड एज अ ट्रेजर इन द लिटरल सेंस ऑफ द स्टॉक ऑफ वैल्यूएबल एंड अर्लियर सेलेबल ऑब्जेक्ट्स। वो मनी को एज अ ट्रेजर नहीं एक्यूमुलेट करते थे, क्योंकि वो ट्रेजर के रूप में सिल्वर, गोल्ड और इन सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, मेटल की चीज़ों को देते थे। मनी वॉज डिज़ायर टू बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वो सिर्फ मनी को एक्सचेंज के तरीके से यूज़ करते थे। वेल्थ क्रिएट करने का उनका पूरा पर्पस था गोल्ड, मोर गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और प्रीशियस मेटल। मनी को वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट करते थे। अब तो हमने देखा कि कैसे किस बेसिस पे वो काम करते थे। उसके बाद अब इकोनॉमिक कुछ थ्योरीज उन्होंने पर्टिकुलर इकोनॉमिक थ्योरीज के बेस्ड किस चीज़ों पे बेस्ड थी उनकी, जैसे कि वैल्यूज़। इसके पीछे मैंने जो भी बताया आपको, वो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे उनको अपना व्यापार बढ़ाना है। अब उनकी थ्योरीज किस पे थी? डिपेंड अ वैल्यू, प्रोडक्शन। वैल्यू में क्या? इनहेरेंट द कमोडिटीज एंड डिपेंड अपॉन द ह्यूमन नीड्स, यानी कि फिर रिगार्डेड एज अ मार्केट फिनोमिना विच इज डिपेंड अपॉन एक्सचेंज। मार्केट फिनोमिना जो पीछे अभी बताया कि कैसे एक्सचेंज पे डिपेंड थी, कैसे वो ह्यूमन को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते थे। टू टाइप ऑफ वैल्यूज़, इंट्रिंसिक वैल्यूज़ और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ जिसमें पावर ऑफ कमोडिटी जो सेटिस्फाई करेगी ह्यूमन वांट्स को, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू जिसमें मीन ओनली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरह से दो वैल्यू को वो डिफाइन करते थे। उसके बाद प्रोडक्शन को वो कैसे ट्रीट करते थे? प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर टू द रिसोर्सेज, यानी कि कैसे वो ह्यूमन लेबर को रिसोर्स के तौर पे काम कराते थे, प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके आते थे।
वो इंक्रीज करते थे लेबर्स को ताकि उनका रिसोर्स बढ़ सके, मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। उनका ये भी क्लियर था कि कौन से प्रोडक्टिव लेबर है और कौन से अनप्रोडक्टिव लेबर है। प्रोडक्टिव लेबर जो कि लेबर ऑफ मर्चेंट, मैन्युफैक्चर एंड फार्मर, ये सारे प्रोडक्टिव लेबर में ट्रीट किए जाते थे, जबकि अनप्रोडक्टिव लेबर वो थे जो कि प्रोफेशनल पर्सन है, जैसे डॉक्टर, स्टॉक ब्रोकर्स और शॉपकीपर्स, ये सारे अनप्रोडक्टिव लेबर्स में ट्रीट किए जाते थे। नेक्स्ट था इनका टैक्सेशन। अब ये फेवर्ड मल्टीपल टैक्सेस सिस्टम, ये बहुत सारे टैक्सेस सिस्टम को फेवर करते थे, जैसे कोटा लगा दिया, सब्सिडीज दे दी और टैरिफ लगा दिया, ये सब कुछ फेवर करते थे। ईच शुड बी अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट, यानी कि ये सब चीज़ लगाते थे जिससे इनका बेनिफिट्स हो सके, तो वो सारे काम ये लोग करते थे। चीफ कैनन ऑफ टैक्सेशन वॉज इक्विटी, इक्विटी के बेस पे ये टैक्सेशन को लगाते थे। फेवर्ड लो कस्टम, एक्साइज ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन इंटरेस्ट। लो कस्टम का मतलब होता है कि जो बाहर से जो भी सामान आती हैं उनके ऊपर लो कस्टम लगाना। एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये टैक्सेशन को भी, मल्टीपल टैक्स सिस्टम को ये फेवर करने वाले थे। पॉपुलेशन से इनका क्या मतलब था? फेवर्ड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फॉर मेंटेनिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये चाहते थे कि पॉपुलेशन ये वो इंक्रीज ही करना चाहते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फेवर करते थे, जिसमें वो चाहते थे इसकी वजह से इनका मिलिट्री मेंटेन हो सके, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ सके, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो इकोनॉमी की, जिसकी वजह से इनको चीप लेबर्स मिल जाए सप्लाई ऑफ लेबर के लिए, जो इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सके, और वो पेरेंटहुड और फैमिली लाइफ को भी इंकरेज करते थे। इंटरेस्ट का मतलब था नो यूनिफॉर्मिटी और ओपिनियन रिगार्डिंग द इंटरेस्ट कंसेप्ट। इनका बेसिकली इंटरेस्ट पे थोड़ा सा कंसेप्ट उतना बढ़िया नहीं था, बाकी इन सब चीज़ों पे ये इनके व्यूज़ थे। अब कैसे मर्केंटिलिज्म वर्क करता था ये हम देखेंगे। जैसे मदर कंट्री का मतलब है उनकी खुद की कंट्री, वेस्टर्न यूरोप की कंट्री। अब ये कॉलोनीज मान लीजिए किसी कंट्री में बना दिया ए और किसी कंट्री में बना दिया बी। अब इनका क्या था कि ये जो दो कंट्री है, ए जहाँ पे इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मदर कंट्री यानी कि जो मर्केंटिलिज्म जहाँ पे था वो सिर्फ उन्हीं कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे। ये क्या करते थे, ये यहाँ से कॉलोनी ए है, यहाँ से इंपोर्ट करते थे बहुत ही कम प्राइस पे रॉ मटेरियल को, और इनको फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे वो भी हाई प्राइस पे। उसके साथ ये कलेक्ट करते थे इनसे गोल्ड, सिल्वर और अदर मेटल को करेंसी के तौर पे। ऐसे ही वो कॉलोनी बी के साथ भी करते थे, इनसे रॉ मटेरियल लेते थे और फर्निश्ड गुड्स को यहाँ पे बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे। यही इनका मेन आइडिया ऑफ बिजनेस था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वेल्थ और पावर को बढ़ा सके अपने। अब जब कॉलोनी ए कॉलोनी बी एक दूसरे के साथ ट्रेड करेगी ही नहीं तो वो एक्सपोर्ट कहाँ से करेगी? अच्छी चीज़ों का एक्सपोर्ट यही लोग करके देते थे। तो मेन किस तरह से मर्केंटिलिस्ट वर्क करता था वो इस फिगर से हम समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या क्रिटिसिजम्स थे मर्केंटिलिज्म के। तो बहुत सारे क्रिटिसिजम्स थे मर्केंटिलिज्म के, जैसे कि जैसे डिक्लाइन स्टेट व्हेन सम मर्केंटिलिज्म राइटर्स सच एज पीटी लॉग, नॉर्थ, कुक, डेवेनेंट having a more liberal views attracted the economic policy as adopted by the Colbert in France and the King in England. The voice was more powerful in the France. अब मर्केंटिलिज्म ने बहुत सारे अब इनका मेन क्या क्रिटिसिजम्स हुआ। पहले तो ये हैवी टैक्सेस को इम्पोज करते थे। अगर वो कोई कंट्री इनको बेचती थी कुछ भी, उसके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगाते थे। उसके साथ डीजनरेशन ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट का जो फैसला था वो हमेशा उनके पक्ष में ही होता था। अब जब मर्केंटिलिज्म थोड़ा थोड़ा वो डाउन हुआ तो फ्रांस और इंग्लैंड में, ये वेस्टर्न यूरोप में मर्केंटिलिज्म ज़्यादा हावी था, लेकिन जब देखा गया कि मर्केंटिलिज्म को बहुत सारे चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ किया गया और उसके क्रिटिसिजम्स की वजह से यहाँ पे फिजियोक्रेट्स का राइज होने लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजियोक्रेट्स भी पढ़ाऊंगी कि प्रकृतवाद क्या होता है। आज हमने वाणिज्यवाद पढ़ रहे हैं।
तो ये क्या करते थे, नॉट क्रिटिसाइज मर्केंटलिज्म बट ऑल्सो डेवलप अ न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन इकोनॉमी, फिलोसफी, न्यू इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्रिटिसाइज ही नहीं किया मर्केंटलिज्म को, इन्होंने साथ ही साथ नए इकोनॉमिक सिस्टम को बनाने का स्टार्ट किया, फिलोसफी और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाने के लिए इन लोगों ने स्टार्ट किया और उसको फिजियोक्रेट्स का नाम दिया। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इनका था कि ये बहुत पब्लिकेशंस ऑफ एडम जिसे कि क्रिटिसिज्म्स रीच द इट्स हाई, कि एडम स्मिथ ने भी इनका क्रिटिसाइज किया अपने पब्लिकेशंस में, इतना बड़ा इनका क्रिटिसिज्म पहुंच गया था। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिगार्डेड द मर्केंटिलिज्म राइटर्स एज अ मिसगाइडेड एंड सिली थिंकर्स बिकॉज ऑफ, अब देखिए जो क्लासिकल राइटर्स थे उन्होंने बहुत मिसगाइड भी किया था, जैसे कि दे कंसीडर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी फॉर सेफ्टी गार्ड्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ नेशन। तो ये बहुत से इन्होंने मिसगाइड भी किया कि ये सेफ्टी गार्ड गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। थॉट्स दैट अ नेशन इंटरेस्ट प्रमोटेड बाय द कंस्ट्रक्टिंग एंड एक्सपोर्ट सरप्लस बाय रिस्ट्रिक्टिंग द इम्पोर्ट सरप्लस। वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट सरप्लस को बढ़ाने की हमेशा बात करते थे और वो पूरा तरह से इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। और नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म, थ्योरी फॉर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज सेल्फ डिपेंडेंट, यानी जो इनकी थ्योरी थी वो खुद के लिए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर देते थे, ये इग्नोर कर देते थे इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ बुलियंस ऑन अ प्राइस लेवल ऑफ द एक्सपोर्टेबल गुड्स। यानी कि ये बुलियंस के इफेक्ट को इग्नोर कर दिया इन्होंने। ये तो चाहते थे कि कैसे कलेक्ट करके बुलियंस को अपने पास रखें, और इनके लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड इनके सेल्फ डिफ्लेक्टिंग के लिए ही था, खुद के लिए ही था, बाकी वो दूसरी कंट्री के बारे में नहीं सोचते थे। अब हम आते हैं, वो एडवोकेट क्या करते थे, बेगर टाइंग नेबर पॉलिसी एंड एम्ड एट अ गोल टू अचीव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एट अ कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री। यानी कि ये बेगर टाइंग नेबर पॉलिसी ये होती है कि हम कैसे अपने यहाँ के ट्रेड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे इन कंपैरिजन टू द नेबर्स कंट्री, और उसी को उन्होंने ये नाम दिया बेगर्स दाई नेबर। ये हमेशा क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो ये मर्केंटिलिज्म के टाइम से ये वर्ड थोड़ा फेमस हुआ, क्योंकि अपने ही अदर कंट्री के ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड को कुछ नहीं समझते थे। ये नैरो नेशनलिस्ट थे एंड दे एनालाइज लैक्ड कम्पोलिटन आउटलुक। इनको नैरो नेशनलिस्ट कहा गया क्योंकि नेशनलिस्ट सिर्फ अपने ही देश के बारे में नहीं सोचता है, उसका एक पर्सपेक्ट ही बड़ा होना चाहिए। दे गिव undue emphasis on a foreign trade and ignore the importance of agriculture and other occupations। और एक इम्पॉर्टेंट इनका क्रिटिसिज्म का ये भी था कि ये एग्रीकल्चर और अदर ऑक्यूपेशंस जैसे डॉक्टर, इनको अनप्रोडक्टिव मानते थे, और ये सिर्फ फॉरेन ट्रेड्स को ही प्रोडक्टिव मानते थे, लेबर्स को, और जो मर्चेंट और ये सब में एक्टिव है उसी को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो इनका मेनली इम्पोर्टेंस फॉरेन ट्रेड पे था और ये एग्रीकल्चर वगैरह को साइड लाइन कर देते थे, और ये भी एक मेन रीज़न था फिजियोक्रेट्स का राइज होने का। उसके बाद रॉन्गली कंसिडर द वेल्थ सिल्वर, गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल, और इन्होंने वेल्थ को सिर्फ प्रीशियस मेटल पे कंसाइज कर दिया और मनी को इन्होंने सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताया। तो ये एक इनका रॉन्ग कंसेप्शंस भी था कि इन्होंने सिर्फ वेल्थ को प्रीशियस मेटल में डील किया। दे ऑल्सो रॉन्गली कंसिडर वेल्थ एज अ एंड इन इटसेल्फ। ये भी सोचते थे कि वेल्थ जो है अपने आप में खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी इनका रॉन्ग कंसेप्शन था। नेक्स्ट था इनका रिव्यू ऑन वैल्यू, यूटिलिटी, कैपिटल एंड अनश्योरी वर अर्ज। तो ये इन सब चीज़ों पे भी रिव्यू करते थे, एंड दे वर प्री एनालिटिकल इन नेचर एंड लैक द अंडरस्टैंडिंग एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑटोमेटिक वर्क ऑफ मार्केट फोर्स। और उसके कैसे मार्केट फोर्स ऑटोमेटिक वर्क करता है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग उनके पास उतनी ज़्यादा नहीं थी। वेजेस के में अगर देखें तो वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, यानी कि वेजेस और इंटरेस्ट वगैरह पर इनका ज़्यादा व्यू नहीं गया, और कैसे वेजेस वो भी अपने फ़ायदे के लिए लेबर को हायर करते थे। तो इस तरह से हमने आज मर्केंटिलिज्म का विचार देखा।
इसके बाद मर्केंटलिज्म कैसे इनका क्रिटिसिज्म्स था और कैसे क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, कैसे इनकी थ्योरीज थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम फिजियोक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज